अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। आज मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, जैसे कि आपको पता है मैंने एक और सीरीज़ साइड बाय साइड शुरू की है जिसके अंदर मैं लाइव अटैम्प्ट करके आपको दिखाता हूँ मॉक क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम सरसरी से नज़र डालते हैं कि हाउ वुड अ पर्सन दैट हैज़ सिक्योर्ड 700 प्लस मार्क्स वुड अटैम्प्ट क्वेश्चंस। और आज की वीडियो ख़ास इसलिए है क्योंकि मैं IR के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ जिसकी मुझे मोस्ट रिक्वेस्ट आई हुई हैं कि बिकॉज आई हैव topped IR in 2022 and secured very handsomely in 2024 as well. तो 143 है एक बार स्कोर मेरा। आई गेस वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी अब तक। तो एक बार 143 है स्कोर मेरा एंड द सेकेंड टाइम आई हैव स्कोर्ड 135। तो बहुत ही IR के अंदर दे आर कंसिडर्ड रीजनेबली वेल। तो अब उसके ऊपर जो है हम पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स आज IR की डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेपर सॉल्विंग नहीं, मैं करके दिखाऊंगा सवाल। इस तरह सवाल होना चाहिए या किया जाता है, आप लोग उसको पिक करना और उसको अपने पेपर में लगाने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। बल्कि आई वुड सजेस्ट कि बी मोर इनोवेटिव। सिर्फ जो मेरी चीज़ें बताई हुई नहीं, अपनी तरफ से भी कोई क्राफ्टी चीज़ें लाने की कोशिश किया करो पेपर के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स का सवाल अटैम्प्ट किया था मैंने, वो लाजमी देखना, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया होगा। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि आजकल आप लोग बिल्कुल अपनी जर्नी के बीचों बीच हो, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर कंपटीशन एंजाइटी हो रही है, हमें कंपटीशन बहुत है CSS के अंदर, हमें नहीं पता चल रहा कैसे तैयारी करें, क्या करें इस वक्त इस स्टेज पे। तो देखो मेरी बात सुनो, CSS में कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में कंपेटिटर्स तो बहुत कम होते हैं। अब आप लोग हैरान हो गए, सर ये कैसी बात कर दी है, 13,000 बच्चा देता है, सिर्फ 300 क्वालिफाई करता है, उसमें से एलोकेशन सिर्फ 170 की होती है। देखो मैं आप लोगों को ना इसका एक बहुत ही कह लो कि चेहरा बताता हूँ। देखो अप्लाई कितने करते हैं हर साल, ठीक है, अप्लाई कितने कर रहे हैं, लेट मी हैव दिस पेन। हर साल बच्चा MPT में अपीयर हो रहा है 30,000 प्लस, ऐसी है। ये 30,000 बच्चा आपका कंपटीशन नहीं है, क्योंकि MPT जिस बच्चे ने कंपलसरी पे सरसरी सी नज़र भी डाली है उस बंदे का MPT क्वालिफाई होता है, तो ये कंपटीशन नहीं है। अच्छा, रिटन में कितना बैठ रहा है, 13 से 15,000, ठीक है, ये भी आप लोगों का कंपटीशन नहीं है। ठीक है, ये भी अभी कंपटीशन नहीं हुआ। इनमें से आधे से ज़्यादा की रिवीजन नहीं हुई, ठीक है, आधे से ज़्यादा ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, आधे से ज़्यादा का सिर्फ पहला एक्सपीरियंस है, प्रेशर एंजाइटी है। आज आगे आपका असल कंपटीशन तो 2 से 3,000 बच्चा होता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना, अब आपको कैसे पता आप ये 2 से 3,000 बच्चों में हो कि नहीं। देखो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, सिलेबस के साथ साथ आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की हुई है, एसे एंड कॉम्पोजिशन आप लोगों का बेहतर है, बेहतर से मुराद आपने इवैल्यूएशंस करवाई है एंड यू स्कोरिंग बिटवीन 35 to 40 मार्क्स, ये मैं बेहतर को डेफिनेशन करता हूँ। और साथ ही आप लोगों ने एक अदद बार रिवाइज किया है, ये अगर आप लोगों ने कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आप हो असल हकदार जिसने क्वालिफाई करना है इस साल। आज आगे ये वाली तादाद में 1500 बच्चा होता है, ठीक है, 1500 में से जब आप देखोगे ना 300 प्लस बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर साल, तो भाई ये कंपटीशन नहीं होता। ठीक है, ये कंपटीशन नहीं है। आप कंपेयर कर रहे हो 36,000 आर अपीयरिंग इन MPT, आधे से ज्यादा को तो पता भी नहीं है MPT होता क्या है। अच्छा जी, CSS के फॉर्म खुले हैं, वर्दी होती है, उसके अंदर गाड़ी होती है, गार्ड्स होते हैं, दे दो। ठीक है, उसके बाद अगर आ भी गया तो आधे से ज़्यादा दुनिया डिप्रेस है। ठीक है, उनको समझ ही नहीं आ रही हमने क्या करना है, किसके पास जाना है, गलत वो उनको गाइडेंस हुई है, ऐसे कॉम्पोजिशन उन्होंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं रिवाइज नहीं करने वाले, राइटिंग प्रैक्टिस ना करने वाले। तो भाई आज आके ये 1500 बच्चे का कॉम्पिटिशन है असल, इसमें से भी कुछ 60-80 स्कोर करेंगे, 660 650, तो ये है कॉम्पिटिशन आपका। तो काइंडली अपने आप को इन सोचों के अंदर ज़ाया ना करो, ये टाइम बहुत क्रूशल है, जस्ट स्टिक टू इट एंड एज मोस्ट टॉपर्स प्रोफेस के दे हैव सर्वाइव्ड द सिलेबस। आपने सिलेबस को कॉन्कर नहीं करना, सर्वाइव करना है। तो ये एक छोटी सी बात मैंने कहनी थी बिफोर वी डाइव इनटू आवर टुडेज लेक्चर।
लेक्चर तो नहीं, पेपर अटेम्प्टिंग। अच्छा, यूजुअली मैं देखता हूँ कि कौन सा सवाल फ्रूटफुल करूँ। देखो 2026 ने ना एक बहुत रियलिटी चेक दिया सीएसएस को। पॉलिटिकल साइंस हो, आईआर हो, यूरोपियन हिस्ट्री हो, क्रिमिनोलॉजी हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स हो, इस्लामियात हो, या फिर ऐसे हो, आईआर ने आप लोगों को सॉरी 2026 के पेपर्स ने आप लोगों को एक चीज़ बताई है, बेटा रटा नहीं चलेगा। रटा नहीं चलेगा एज इट इज़। पेपर में आपसे एक सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे एनालिसिस पूछा जाएगा, आपका स्टांस पूछा जाएगा, आपकी असेसमेंट स्किल्स पूछी जाएंगी, ठीक है। उससे आपने असेस करके पेपर करना है, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें, ये अजम्पशंस हैं, हमारे प्री टेक्स्ट हैं, ये इस्टेब्लिश करके फिर हम चलेंगे अपने आज के सवाल की तरफ। तो मैं करने को तो कोई भी सवाल अटैम्प्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले पढ़ के नहीं आता, रैंडमली वीडियो ऑन करता हूँ, क्योंकि मेरे बाकी लेक्चर्स होते हैं, आई डोंट हैव टाइम। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ रिकॉर्डिंग करना। आज आई वॉज फीलिंग कि चलो आज एक सवाल अटैम्प्ट करते हैं, आईआर का ही अटैम्प्ट कर लेते हैं, 2026 से ही करते हैं, ठीक है। तो आई हैव ओपन 2026 पेपर्स, ताकि मेरे पास, हमारे पास टाइम जो है वो रिलेटिवली प्रोडक्टिव ही रहे। अच्छा, कुछ इस तरह का पेपर आता है और आया भी था इस बार भी। अब इसके अंदर आप लोगों ने देखना है कि पहला तो बहुत सिंपल है, हांस मॉर्गन थॉ की थॉट में जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। क्रिटिकली इवैल्यूएट डेटरेंस थ्योरी, इंडियो पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन बनियान महसूस, वो जो सारा हुआ है उसके अंदर डेटरेंस, न्यूक्लियर आर्म नेशन ने कैसे इंश्योर की। डेटरेंस के 3 होते हैं, कम्युनिकेशन, कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी। ये अगर 3 इंश्योर करते हो तो डेटरेंस हो जाती है। और मैड भी इसमें आ जाएगी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। एनालाइज द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हैज एक्सपेंडेड, राइज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये भी आसान सा सवाल है। अच्छा, ये भी अगर गाजा क्राइसिस अच्छी तरह पढ़ा है तो मैंने कहा यार ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा मुझे इवैल्यूएशन वाला रेफरेंस, मैं आप लोगों को ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा समझाने के लिए। तो इस सवाल को आज करते हैं, ठीक है, 40 मिनट्स के टाइम में। ये आपका क्वेश्चन है जी, अब पढ़ो क्या कह रहा है। इसलिए मैं आपको एक और चीज़, क्योंकि थीम ऐसी बहुत आई हैं इस बार, तो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को वो भी समझ आ जाए। Evaluate the relevance of the nation state system in the context of global challenges such as climate change, terrorism and supranational organization। ये सवाल इन सब में से सबसे आसान है। मतलब आपको नहीं एट फर्स्ट ग्लांस लगा होगा, क्योंकि बाकी तो सीधे सीधे हैं, ये वाला उससे भी आसान है, जो थोड़ा लग रहा है कि यार इन्होंने पता नहीं कितने कॉन्टेक्स्ट या डायमेंशन पूछी है, ऐसा नहीं है। अब ये सवाल मुझे करने अच्छे पता क्यों लगते हैं, या फिर मेरे लिए ये फर्स्ट चॉइस क्यों होता है, चाहे बाकियों के लिए ये हो ना हो, क्योंकि इस सवाल के अंदर गाइडलाइन इज गिवन वेरी एक्सप्लिसिटली। आप लोगों ने अपने दिमाग से कुछ नहीं निकालना। कैसे? इवेल्युएट द रेलेवेंस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम। नहीं पढ़ा नेशन स्टेट? पढ़ा है ना। नेशन स्टेट कंसिस्ट कैसे करती हैं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो नेशन स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट हुई, क्यों हुई, क्या क्या प्रिंसिपल्स थे नेशन स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं क्या आज भी नेशन स्टेट रेलेवेंट है? ऑब्वियसली रेलेवेंट है। वी लिव इन अ नेशन स्टेट, we are fighting wars with nation states, we have organizations with nation states, we are doing trading with nation states। relevance भी आ गई, ठीक है। yes it is relevant। context, अब देखो, अब यहां तो वो यहां तक फुल स्टॉप लगा देते तो आप कुछ भी करते फिर, ठीक है। हर चैलेंज दुनिया भर का आप दे, लेकिन इसमें मॉडर्न ग्लोबल चैलेंजेस के अंदर भी उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं कौन कौन से। सच एज क्लाइमेट चेंज पहली, टेररिज्म दूसरी, और हाँ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन तीसरी, जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड भी डिनोट हो सकता है। ये 3 में आपने बता देनी है, ठीक है। अब इसमें 1-2 ऐड भी कर सकते हो अपने से, लेकिन आई वुडंट सजेस्ट। मैं कहूँगा इन्हीं तीनों को अच्छे से सब्सटेंशिएट कर दो तो मज़े आ जाएंगे। तो इसमें भी मैं अपने सवाल को 2 में डिवाइड कर लूँगा। कैसे? इवेल्युएट द रेलेवेंस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस। एक ये, पहले तो मैं नेशन स्टेट को उसको घर पहुंचा के आऊँगा, नेशन स्टेट क्या होता है मुझे पता है। फिर ये क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, और ये, ठीक है। ये 2 हिस्से मैंने कर लिए अपने सवाल के, ताकि मुझे ये, अब ये सवाल के 2 हिस्से ना भी करो तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना सवाल को ऐसे डिवाइड कर दिया करता था। अब आ जाओ, चलते हैं सॉल्व करने की तरफ। अब इस कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, नेशन स्टेट सिस्टम एंड इट्स रेलेवेंस। ठीक है, अब सबसे पहले क्या मैं करूँगा, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिखूंगा। मैंने इंट्रोडक्शन लिखने की टेक्निक आपको बताई हुई है आंसर राइटिंग की, तो काइंडली वो वीडियो भी देखो, जिन्होंने वो देख ली हुई है वो आप बस इंजॉय करें। अच्छा, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा। मैंने आपको बताया मैं यूजुअली इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देता था। रिमार्क्स, ठीक है। अब इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स क्या बनेंगे, अब मैं यूजुअली यहाँ पर ना कोई कैच फ्रेज लगाता था। ठीक है, जैसे कि नेशन स्टेट्स प्राइमरी एक्टर्स ऑफ कंटेम्पररी जियोपॉलिटिक्स। अब यहाँ पर ना मैंने ये कैच फ्रेज लगा के ना एक उसका बात एड्रेस करती है, क्या वो रेलेवेंस है कि नहीं। मैंने भाई अपने कैच फ्रेज में लिख दिया नेशन स्टेट्स द प्राइमरी एक्टर्स ऑफ कंटेम्पररी जियोपॉलिटिक्स, ये लिख दिया। अब यहाँ से मेरे लिए काम आसान है, अब मैं शुरू हो जाऊँगा। शुरू क्या हो जाऊँगा, आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। ठीक है, एक्सप्लेन क्या करूँगा मैं कि भाई नेशन स्टेट सिस्टम का जो हिस्ट्री है ना, दैट गोज बैक टू ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ठीक है, वेस्टफेलिया। अब उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, व्हाई वाज देयर नीड फॉर दिस ट्रीटी स्पेसिफिकली, बिकॉज वी वर कमिंग फ्रॉम अ 30 years वॉर। कौन कौन, द ब्रिटिश एम्पायर एंड फ्रेंच एम्पायर। ये साथ लड़ते लड़ते इतने ब्लडी वॉर के आफ्टर 30 years वॉर लड़ने के बाद इन्होंने कहा कि भाई लेट्स सेटल डाउन। ठीक है, और सेटल डाउन क्या हुआ थे, देयर वर सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट वर यूनिवर्सली कन्फाइंड। अब ये मैंने अपना यहाँ लिख दिया। ये हमारा इंट्रो कुछ इस तरह बनेगा। अब यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि वो जो प्रिंसिपल्स है ना वो भी मेंशन कर दूँ। ये एग्जामिनर को वही वाली चीज़ है कि डेप्थ बताने के लिए होती है आपके सवाल की, कि इस बंदे को इस बारे में कितनी नॉलेज है। जैसे कि मैं कहूँगा प्रिंसिपल agreed upon in treaty of वेस्टफेलिया। अब अगर आपने अच्छी तरह आईआर तैयार किया हुआ है और नहीं किया तो ज्वाइन आवर सेशन दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर, वो ज्वाइन कर लो आईआर का। और उसके लिए मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, कॉन्टैक्ट अस, तो वो ज्वाइन कर लो इंशाल्लाह। उधर मैं ही तैयार करवा दूंगा, मेरे नोट्स मिल जाएंगे। प्रिंसिपल्स एग्रीड अपॉन इन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648। अब आपने सारे प्रिंसिपल्स यहाँ जॉट डाउन, 6 मैक्सिमम प्रिंसिपल्स थे अगर आपको याद हो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी पहला। ठीक है, फिर क्या था, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, फिर प्रिंसिपल ऑफ टेरिटरी। ठीक है, ऐसे ही करके आपने चौथा भी लिख देना है, पांचवा भी लिख देना है और छठा भी लिख देना है। ठीक है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू टेक योर इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर एक और कैच, यूजुअली मैं अपना जो इस सब को सब्सटेंशिएट करता हूँ ना, मैं कोई ना कोई कोट से करता हूँ। ठीक है, कोट या फिर कोई बुक। ठीक है, अब नोम चॉम्स्की ने भी, ठीक है, नोम चॉम्स्की
deems the treaty to be the foundational stone of contemporary system। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर मेरा इंट्रोडक्शन एंड हो गया। अब देखो इंट्रो कितना इंक्लूसिव है और हमने वो लिखा। अभी मैंने इसमें डिटेल स्किप की हैं, मेन पार्ट बताया। शुरू हुए हमने कहा जी नेशन स्टेट्स द प्राइमरी एक्टर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स। हमने 1648 दे दिया। ट्रीटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया भाई 30 इयर्स ऑफ वॉर के बाद हुई थी। ब्लड शेड, जिसमें 6 प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी, ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ऑफ टेरिटरी, ऑफ अजम्पशन, ये सारे मंजूर हुए थे। ठीक है, ताकि पीस इंश्योर किया जाता यूरोप के अंदर। ठीक है, इसने बुनियाद बनाई नेशन स्टेट सिस्टम की। और फाइनली मैंने यहाँ पर एंड किया। अब यहाँ पर आप एक ना जनरल सा ग्राफ दे देते हो, व्हाट कंसिस्ट या व्हाट मेक्स ऑफ अ नेशन स्टेट सिस्टम। ठीक है, नेशन स्टेट दो अलग अलग फिनोमेनाज है। आपने ये ज्यादा नहीं इसमें घुसना। ठीक है, ये फिर आप बेसिकली रटी रटाई चीजें एक्सप्लेन कर रहे होगे। आपने क्या करना है, किसी का भी मैप बना दो। ठीक है, जैसे कि किसका बनाया हम, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन का बना लेते हैं। चलो मैं पाकिस्तान का बना के ना थक गया हूँ तो ग्रेट ब्रिटेन का बना लेते हैं मैप। आप ना ऐसे ही ग्रेट ब्रिटेन का मैप बनाओ। ये मैं आपको ना ज़रा मसलहत बता रहा हूँ आगे वाली। ये तब आपने करना है जब आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है ना वो पक्के हों। यहाँ पर उनके नॉर्दर्न आयरलैंड बना लो। ठीक है, यहाँ पर वेल्स बना लो। ठीक है, यहाँ फाक वेस्ट थोड़े से वो बना लो। ठीक है, और ये हमारे पास इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल। अब ये देखो, आपने बस ये बनाने के बाद आपने कह देना है ये यूनाइटेड किंगडम, यहाँ हेडिंग दे देते हैं इसके हम। यूके। अब कैसे इसको आपने कहना है, ये भाईजान स्टेट भी है। स्टेट कैसे है, टेरिटरी है इसके पास। ठीक है, टेरिटरी। इसके पास और क्या है, पॉपुलेशन, सोवरेन गवर्नमेंट, और सिस्टम। ठीक है, ये चीजें इसको स्टेट बनाती हैं। ये आपने दे दिया, सही है। और इधर से ही आप निकाल के एक शाख दे दो कि व्हाट मेक्स इट अ नेशन। नेशन के अंदर क्या हुआ, लैंग्वेज, हिस्ट्री। ठीक है, कल्चर, कस्टम्स, बिलीफ्स, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें। अब ये आपकी ना एक ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। आप देखो कितना सॉलिड स्टार्ट है हमारा। ठीक है, आईआर में आते हैं यार, क्यों नहीं आते नंबर, लेकिन उसमें फिर आपने ना लिखना, पाकिस्तान की भी दे सकता था, मैंने कहा चलो एक रिडंडेंसी हो जाती है। अब ये हमारा टोटल ये 2 पेजेस का काम हमने कर लिया। ठीक है, अगर पीछे जाएं, हमारा क्या था, इंट्रो के बाद हमने प्रिंसिपल्स जॉट डाउन किए, हमने फिर एक एग्जांपल दे दी। अब नेशन स्टेट के बारे में और डिस्कशन ऐसे नहीं करनी, जेनेरिक वे में नहीं करनी। अब आ जाओ आपकी पहली हेडिंग, जो याद है हमने एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो वो 2 पार्ट्स अब सब्सटेंशिएट मैं करने लगा हूँ। पहली आपकी मेन हेडिंग बनेगी, मैंने बताया था मैं ऐसे देता हूँ 2 से। ठीक है, रोमन 2 से मैं अपनी मेन देता हूँ।
मेन हेडिंग क्या बनेगी, असेसिंग द रेलेवेंस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, अब ये आपने हेडिंग दे दी, अब आपने चुप करके शुरू हो जाना अपनी हेडिंग। 4 अदद दे दो कंटेम्परेरी असेसमेंट के अंदर के कैसे नेशन स्टेट आज भी रेलेवेंट है। यार सिंपल सी बात है ना। अब लेट्स से अब मैं अगर आपको हेडिंग दे के दिखाता हूँ, अगर मैं इसमें ए वाली हेडिंग दूँ, पहली हेडिंग शुरू करती, पहली हेडिंग क्या बनेगी मेरी, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, नेशन स्टेट are considered primary actors ठीक है, ये मैंने दे दी हेडिंग। आज भी भाई नेशन स्टेट प्राइमरी एक्टर है। आपको किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे बात करनी होती है, कोई साइन, कोई डील, कुछ भी, तो आप किससे बात करते हो, नेशन स्टेट डायरेक्टली। ठीक है, यूएन में क्या हो रहा है। अब मसला पता है क्या, आपने ये सब्सटेंशिएट करते जाना है साथ साथ विद थ्योरीज। यहाँ पर वो जो कैच आता है ना कि 143 है किसी के और कोई 100 भी नहीं किसी और करता आईआर में, वो यहाँ पर आता है। अब मैंने नेशन स्टेट्स आर कंसिडर्ड प्राइमरी एक्टर्स। अब मुझे बताओ कौन सी थ्योरी में प्राइमरी एक्टर्स कंसिडर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा एज पर न्यो रियलिज्म एंड न्यो लिबरलिज्म। दोनों थ्योरीज ये कहती हैं कि नेशन स्टेट प्राइमरी एक्टर्स हैं। ये होता है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज या यूज ऑफ थ्योरीज जिसको कहते हैं, तो ये होता है। और मैं यही पैराग्राफ कर दूंगा शुरू। कोई एक अदद एग्जाम्पल भी ऐड कर देना इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने पीछे यूके के लिए, आप कोई और ले लो। ठीक है, इसके अंदर अब दूसरी हेडिंग लेके चलते हैं, बी वाली हेडिंग, स्टेट systems, sorry, nation states are still dominant पॉलिटिक्स एंड आईपीई। आईपीई पूरा नहीं लिख रहा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, आईपीई में भी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि कैसे मैनी स्टेट्स आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मर्केंटाइलिज्म। ठीक है, मर्केंटाइलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म। ये सारी फिर थ्योरीज देके मैं इस हेडिंग को सब्सटेंशिएट कर दूंगा। सी वाली देख लो, सी वाली इसी में आएगी कि टिटी एंड विल ये बाय द वे मैं कोई याद नहीं करके आया, ये बस जो ऑलरेडी प्रायर नॉलेज है वो है। कॉमन आइडेंटिटी एंड विल इज प्रोफेस्ड will of the people is professed, sorry. People professed by
नेशन स्टेट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोगों की कलेक्टिव विल है और लोगों की कलेक्टिव आइडेंटिटी है, इंटरनेशनल स्टेज पे ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा मैं कहूँगा कि भाई मेरी कलेक्टिव आइडेंटिटी है या फिर मैं इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, वो नेशन स्टेट ही आज भी कर रहे हैं। ठीक है, अगला लास्ट अब हेडिंग देंगे और फिर हम अपनी दूसरे सेक्शन पे चले जाएंगे। ठीक है, द कॉन्सेप्ट of security is interlocked with nation state system। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब जैसे ये मैं लिखा तो यहाँ पर मैं केनेथ वॉल्ट्स की थ्योरी ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा लगा सकता हूँ, वॉल्ट्स थ्योरी ठीक है। अब ये मेरा ये पोर्शन ख़त्म हो गया। अच्छा स्टार्ट दिया मैंने अपने सवाल को, अच्छा स्टार्ट देने के बाद मैंने वो पोर्शन अच्छे से सब्सटेंशिएट करके ख़त्म। अब मेरा दूसरा पोर्शन उतना ही ईजी। क्यों? दूसरे पोर्शन के अंदर उसने हमें ऑलरेडी बताया कि ग्लोबल चैलेंजेस के अंदर इन लिeu ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस डिस्कस करना है, और वो 3 उसने खुद बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इवेलुएटिंग the relevance of relevance of nation states, nation state in lieu evaluating the relevance of nation state in lieu of contemporary of global challenges। ठीक है, ग्लोबल चैलेंजेस ये लो हो गया। अब यहाँ पर आपने जो उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं आपने वो काम करना है, सीधा सीधा उठाओ। पहला क्या है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। आप थोड़ी सी ना हेडिंग्स आप ना थोड़ी सी इनोवेटिव बनाया करो, पता चले उसको कि यार बंदे के अंदर ना स्किल ऑफ राइटिंग है। क्लाइमेट चेंज, द अल्टीमेट चैलेंज फॉर नेशन स्टेट्स। क्यों बोला? क्योंकि क्लाइमेट चेंज ऐसा इशू है जो ट्रांसनेशनल है। ठीक है, अब इसमें मैं लिखूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जो ट्रांसनेशनल इशू है, यानी कि वो सिर्फ हमारे पास नहीं है, बाकी नेशन से भी आता है। अब पाकिस्तान का मैं जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान 0.8% पाकिस्तान का नेट जो वो कार्बन डिपॉजिट रेट है ना, इतना है इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, और पाकिस्तान इज द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न। अब इस नेशन स्टेट का इम्पैक्ट किसका है? यूएस जैसी नेशन जो 21% नेशनल डिटर्मिनेंट्स देती है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से। तो यहाँ पर जो नेशन स्टेट के पास चैलेंज है रेलेवेंस का, वो कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो ऐसे करके अब मैं डिस्कस करूंगा बड़े होलिस्टिकली। ठीक है, इनको ऐसे नहीं लिप सर्विस करके आगे नहीं गुजारना, बड़ी अच्छी एग्जांपल्स के साथ आपने डिस्कस करना है। फिर आप इसी कोऑपरेशन की एक मिसाल दो, पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 वाला, कि कैसे सारी नेशंस बैठ के आपस में करती हैं। फिर आपने देना है तो COP27 दो, COP27 इजिप्ट जो पास हुआ था, लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है,
DLD फंड, ठीक है। फिर COP 32 जिसके अंदर बेलम पैकेज अनाउंस हुआ था, ठीक है। ऐसे ये सब्सटेंस करना है आपने इसको इस तरह। तो ये पूरी हेडिंग आपकी एक एक पेज पे जाएगी। दूसरी क्या थी उन्होंने बताई, दूसरी उन्होंने हमें कहा था टेररिज्म। अब टेररिज्म में भी कुछ ऐसे ही मामला आता है। टेररिज्म ईदर इट इज इंटरनल, ठीक है। टेररिज्म आ टेस्ट केस फॉर नेशन स्टेट्स। मेरी कोई भी हेडिंग एक या दो लफ्जों की दिखी है आप लोगों को? आप लोग लिखते हो अभी भी, अ टेस्ट केस फॉर नेशन स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेस्ट केस फॉर नेशन स्टेट्स आ गया। अब हम देखते हैं कि नेशन टेस्ट केस कैसे है। देखो इसके अंदर टेररिज्म पहले बताओ, एक्सप्लेन करो उनको कि वॉर ऑन टेररिज्म के बाद से, ठीक है, 2001 के बाद से टेररिज्म तकरीबन सारी जगह पे है, ठीक है। जैसे कि मिडल ईस्ट नेशंस आर बर्निंग अप विद टेररिज्म, और आईसिस की एग्जांपल दो, ठीक है। उसके बाद आप जिक्र करो पाकिस्तान का, फ्रंट लाइन स्टेट, TTP का जिक्र करो, ठीक है। अब ये IR का पेपर है, पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। आपने बोस्नियन टेररिज्म ऑफ 19 वो जिक्र करो, ठीक है। ऐसी अफ्रीकन नेशंस में जो चल रहा है ये जिक्र करो। ऐसे जिक्र करने के बाद आपने कहना है ये एक ऐसा टेस्ट केस है नेशंस का जो टेररिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं, दैट इज एक्सप्लोसिव एंड हार्मफुल टू ऑल नेशंस कलेक्टिवली। अब इसका भी जवाब क्या होगा? इसका भी जवाब वही होगा कि कोऑपरेशन थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ डिटेल्स, IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, ठीक है। इंटरपोल का इसके अंदर आना, UN के ट्रूप्स डिप्लॉय करना, ये सारी चीज़ें, और मैं एग्जांपल्स लेके यहाँ लिखूंगा। तो इस तरह ये वाला भी हो जाएगा। फाइनली आपके पास C वाली हेडिंग आ जाएगी। C वाली के अंदर आपने क्या करना है, ऑलरेडी उसने बोला हुआ है, सुप्रा नेशनल organization and the dilemma of collective security. And the dilemma of collective security for nation state. अब ये भी अभी सोच के बनाई है मैंने। क्यों? देखो जो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है, पहले मैं ये बता दूं। EU, आसियान, ठीक है, EU, आसियान, ब्रिक्स, ठीक है, एंड SCO, ये सारी सुप्रा नेशनल अपनी यानी कि नेशनैलिटी से आगे। ये इन्होंने क्या पोज किया है, इन्होंने अच्छी चीज़ें लेके आए हैं, कोऑपरेशन लेके आए हैं, रेलेवेंस लेके आए हैं, रीजनल कनेक्टिविटी डेवलप की है, ठीक है। और सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO वगैरह ने तो आपको इकोनॉमिकली एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस किया है, सारी चीज़ें की हैं। अब ये सारी चीज़ों को ना आपने मेंशन करने के बाद ये भी कह देना है कलेक्टिव सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, जैसे EU के अंदर कलेक्टिव सॉवरेनिटी है, ठीक है, डिफेंस पैक्ट्स जितने हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन कर देनी है। और फाइनली लास्ट, रियली सॉरी एवरीवन, द वीडियो कट प्रीमेच्योरली, तो मैं क्योंकि फोकस था अपने क्वेश्चन की तरफ, तो आई वाजंट एबल टू गेट होल्ड ऑफ इट। अच्छा, बाकी आगे हमने भी उसी तरह कोई डिफरेंट काम नहीं किया जो हमने पीछे किया था ना, जैसे हमने इसको सब्सटेंशिएट कर दिया था। अब हमारी अभी अगली हेडिंग क्या होगी, मेन हेडिंग वही होगी जो उसका सेकंड पार्ट हमने बनाया था, ठीक है, इवैल्यूएटिंग द रेलेवेंस ऑफ नेशन स्टेट्स
इन लिeu ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस डायरेक्टली। अब मज़े की बात क्या है, उसने हमें ऑलरेडी चैलेंजेस एक्सप्लेन किए हुए हैं इसके अंदर कि आपने बात करनी टेररिज्म की, आपने बात करनी क्लाइमेट चेंज की, आपने सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करनी है। अब लेकिन ये जो चैलेंजेस है ना, अगर तो आपने 3 ही लिखनी है तो आपने बहुत ही तफसीली लिखने हैं, ठीक है। मैं तो पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके व्हेन आई केम टू माय स्टेशन ऑफ रिकॉर्डिंग पता चला वीडियो ही नहीं बनी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली हेडिंग क्या बनाई इसमें, ये देखो हेडिंग मेरी क्या बनी इसके अंदर, क्लाइमेट चेंज द अल्टीमेट चैलेंज फॉर, यहाँ पर चैलेंज है, ठीक है, चैलेंज फॉर नेशन स्टेट सिस्टम, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने बताया आपने बात करनी है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज है वो ट्रांसनेशनल है। उसके अंदर आपने एग्जांपल देनी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान 0.8% एमिशंस करता है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन इट इज़ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री दैट द वर्ल्ड हैज सीन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसको CC लगा देते हैं। लेकिन US ऑन द अदर हैंड 21% करता है, चाइना 17% करता है इमिट, एंड दे हैव नो रिपरकशंस। तो इसलिए फिर हमने क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए बिटवीन स्टेट्स, ताकि ये नेशन स्टेट मिलके वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सके। उसके लिए मैंने फिर पोस्ट किया कि भाई पेरिस एग्रीमेंट जैसी चीज़ें करो जो 2015 की थी, ठीक है। उसमें COP27 का जिक्र किया, जिसके अंदर लॉस एंड डैमेज फंड है, COP30 बैलेंस पैकेज, ठीक है। उस तरह हमने इसको लेके चलना है। ऐसे ये पूरा पेज आपका इस के ऊपर होगा और अच्छे तरह आर्ग्यू करना है, इसको हाफ हार्टेडली नहीं करना। सिमिलरली मैंने बताया टेररिज्म एट लीस्ट टेस्ट केस फॉर नेशन स्टेट्स, ठीक है। ये भी एक चैलेंज है, ये भी पोस्ट करता है। वो क्या, टेररिज्म भी देखो इंट्रानेशनल टेररिज्म होता है। आपको पता चलेगा कि आईसिस दाइश जो है वो सीरिया में भी है, इसका एक जो सिस्टर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ISKP, वो पाकिस्तान में भी मौजूद है। TTP का बैकिंग कहाँ से है, दूसरे स्टेट्स। तो इसका भी हल बेसिकली आप नेशन स्टेट्स से मिला के लोगे, ठीक है। मैंने बताया वॉर ऑन टेररिज्म 2001 से मिडल ईस्ट में हुई, फिर वहाँ पर बोस्नियन जो अफ्रीका एक्सप्लोजिव थी वो सारी। अब यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ों की एग्जांपल दी, बोस्नियन टेररिज्म, अफ्रीकन टेररिज्म, पाकिस्तानी टेररिज्म। IR के अंदर यू नेवर स्टिक टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, आप पूरी दुनिया को इनकैप्सुलेट करते हो। फिर मैंने लास्ट में बताया इसका हल क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, IBOs, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ठीक है। जो UN के पीस ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाए, ये सारी चीज़ें बनेंगी। फाइनली लास्ट के अंदर हमारे पास है सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके अंदर मैंने बताया EU, आसियान, ब्रिक्स, SCO, रीजनल, WTO, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें चैलेंज क्या पोज कर रहा है सबसे बड़ा, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पोज अ चैलेंज ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी या फिर डायलेमा ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। और सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या पोज करती है यहाँ पर, कलेक्टिव सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट या शेयर्ड सोवरेनिटी इसको कह दो, ठीक है। शेयर्ड सोवरेनिटी, क्योंकि हमने कहा नेशंस प्राइमरी एक्टर होते हैं और वो सोवरेन होते हैं, लेकिन शेयर्ड सोवरेनिटी का मतलब है जैसे EU के अंदर शेयर्ड सोवरेनिटी होती है। इस तरह करके मैं लिख रहा था, जब ऑफ हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन लास्ट के अंदर हम, अगर ये मैंने बताया, अगर आपने एक और अपनी तरफ से ग्लोबल चैलेंज ऐड करना है इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो आप ग्लोबलाइजेशन अ थ्रेट फॉर नेचर से कर सकते हो, वरना ना भी करोगे तो इट इज़ फाइन। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, फाइनली एक अच्छा सा कंक्लूजन फॉर्मुलेट करो। वो क्या होगा, वो रीइटरेट करेगा आपके स्टांस को जो आपने लिया था। नेशन स्टेट्स रिमेन हाईली रेलिवेंट इन द पोस्ट कॉलोनियल एरा, ठीक है, और पोस्ट कॉलोनियल कह रहा हूँ, ग्लोबल इन द फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है। तो ये होता है एक अटेम्प्ट करने का तरीका। अब ये देखो, ये आपने उतारोगे 8-9 पेजेस, 10 पेजेस का बनेगा डिपेंडिंग ऑन योर राइटिंग। खुदा के लिए ये ना पूछना कि सर कितने पेजेस का होना चाहिए। देखो मैंने सवाल सब्सटेंशिएट कर दिया, अब ये सवाल मेरे 4 पेजेस बने, 5 बने, 10 बने, 20 बने, ये सवाल मेरे लिए बहुत है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था और देखते हैं कि हमने अच्छे से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया। कोई 15 को आ जाएंगे इसमें कि नहीं आ जाएंगे आउट ऑफ 20, ये हमने देखना है। तो लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले ये सवाल था हमारे पास, ठीक है। Evaluate the relevance of nation state system in context of global challenges such as climate change, terrorism। हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला हम रेलेवेंस एक्सप्लेन करेंगे और दूसरा हम ग्लोबल चैलेंजेस को लेके चलेंगे। लेट्स सी अब
कैसा किया। सबसे पहले हमने क्या किया, वापस आ जाओ, पहले ही जो सॉल्व किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया, नेशन स्टेट द प्राइमरी एक्टर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स, उसमें हमने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बताया जो इंसेप्शन था नेशन स्टेट्स का। फिर हमने बताया कि कैसे 30 ईयर्स वॉर के बाद ये पीस एक ट्रीटी बनाई गई थी। इसके फिर हमने प्रिंसिपल्स एग्रीड अपॉन बताए गए ट्रीटी व प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस, प्रिंसिपल ऑफ टेरिटरी, ठीक है, और कलेक्टिव कॉन्शियस, ये सारे बता दिए। फिर मैंने अब आपको बताया एंड हमने किसी अच्छे आईआर के अथॉरिटी से करना है। नोम चॉम्स्की डीम्स द ट्रीटी टू बी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कंटेम्प्रेरी नेशन स्टेट। फिर मैंने नेशन स्टेट की इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक डायग्राम बना दी। फाइनली आई विल स्टार्ट माई क्वेश्चन बाय फर्स्ट एग्रीइंग एंड असेसिंग द रेलेवेंस ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम। मैंने नेशन स्टेट सिस्टम की कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बताई। नेशन स्टेट्स आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी एक्टर्स, न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, ऐसे मैंने थ्योरी आप लोगों को अप्लाई करना सिखाई। उसके अंदर ही मैंने फिर नेशन स्टेट्स आर स्टिल डोमिनेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मर्केंटाइलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म, एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आईपीई इंटरनेशनल इकोनॉमी। फिर मैं आया कॉमन आइडेंटिटी एंड विल ऑफ द पीपल इज प्रोफेस्ड बाय नेशन स्टेट, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बताया। फाइनली द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी लॉक्ड इन द नेशन स्टेट सिस्टम, केनेथ वॉल्ट्स का थ्योरी ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा बता दिया। अब यहाँ पर हमारे चैलेंजेस ग्लोबल शुरू हो गए। ग्लोबल चैलेंजेस में क्लाइमेट चेंज का हमने अच्छे से पूरा पेज लगा के बताया, टेररिज्म का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सुप्रा नेशनल का एक्सप्लेन किया, एक अपनी तरफ से ग्लोबलाइजेशन डाल दिया और कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऐड कर दिए कि स्टेट्स रिमेन्स हाईली रेलेवेंट टिल दिस डे। ये है एक आईआर के पेपर को सॉल्व करने का तरीका। आप लोगों ने गौर में क्या करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आज नहीं ऐड की, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं था जो मैंने ऐड किया अपनी तरफ से। पाकिस्तान अफेयर्स और ये क्वाइट सिमिलर लग रहे थे, इसमें इतनी तब्दीली नहीं थी। इसके अंदर व्हाट आई एडेड वाज कि आईआर की थ्योरीज, आईआर के स्कॉलरली रेफरेंस, आईआर की जार्गन्स जो मैंने यूज़ किए हैं पूरे के अंदर, और एक अच्छी जो हेडिंग्स हैं इनोवेटिव सी बनाई हैं टू मेक श्योर कि एग्जामिनर को पता हो कि मुझे आईआर के बिल्कुल ही टॉपिक्स अच्छे से आते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन हेयर। इसके अंदर आप लोगों का कोई सवाल है तो डू लेट मी नो, मेरे से ज़रूर करना आप लोगों को सवाल, ताकि आई कैन एड्रेस इट राइट अवे इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसी रिक्वेस्ट चाहिए तो कीप मोटिवेटिंग मी, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू गाइज इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।